Namaskar. In this lecture, we are going to start the next part of our chapter, that is the second chapter of Advanced Accounts. And this would be your last part and the last concept which is covered under this chapter. Okay, so finally, the very lengthy chapter has come to an end. The last topic that we are going to cover in this session. Okay, and this part is all about payment of dividend by the company. Okay, what do you mean by the term dividend? डिविडेंड होता क्या है? ओके, बहुत ही आसान सी शब्दों में अगर मैं इसे समझाऊं तो डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं. इसका मतलब उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है. अगर उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब कैपिटल अगर लगाई है, तो दीज इन्वेस्टर्स, दीज शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग some kind of return from their investment. कंपनी को बिजनेस एक्टिविटीज के बाद जो भी प्रॉफिट होता है, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करने के बाद, जितने भी आउटसाइडर की लायबिलिटी है या एक्सपेंसेस है, कुछ करंट लायबिलिटीज है या अदर लॉन्ग टर्म पेमेंट कमिटमेंट्स है, वो सब कुछ करने के बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को बांट सकती है ओनर में. बट ऑब्वियस ही बात है ओनर में, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर अधिकार तो ओनर का ही है. जिसने पैसा लगाया है उसी को पैसा रिटर्न मिलना भी चाहिए, उसी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना भी चाहिए. पर कंपनी ऐसा डिसीजन ले ये जरूरी नहीं है. कंपनी अगर चाहे तो कंपनी का प्रॉफिट वापस बिजनेस में लगा सकती है एज कैपिटल, या ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी को जो अर्निंग हुई है वो कंपनी में ही वापस कैपिटल की तरह यूज कर सकती है, जिसे हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग. जिसे हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग. अच्छा, कंपनी ये भी डिसाइड कर सकती है कि थोड़ा हिस्सा हम बांट दे शेयर होल्डर्स में, उनको भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, और थोड़ा हिस्सा हम वापस कंपनी में ही वो पैसा लगा दे, जिससे कि हमें बाहर से और ज्यादा एक्सटर्नल कैपिटल बोरो ना करनी पड़े, या और ज्यादा हमें ओनर से कैपिटल ना मंगवानी पड़े. तो जो पोर्शन वापस से बिजनेस में लगा दिया जाता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग. मतलब अर्निंग का वो हिस्सा जो कंपनी ने रिटेन करके रखा है अपने पास, जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है. प्रॉफिट अर्निंग का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स में बांट रही है, उसे हम कहेंगे डिविडेंड. ओके, नाउ ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ मीनिंग हमने बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में या आसान से हमारे कॉन्सेप्ट जो हमें एकदम बेसिक नॉलेज के हिसाब से, या बेसिक कॉन्सेप्ट जो जिससे हमें समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है, वो हमने समझा है अभी. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत जरूरी है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कब करे. बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो प्रॉफिट बांटेगी. अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो बांटेगी कैसे? मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी? इसका मतलब वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी. राइट? ओके, अगर कंपनी को अर्निंग है, प्रॉफिट है, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. ओके, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. ओके, व्हाट आर दीज टर्म्स एंड कंडीशन? अब सभी को ये पता होगा कि जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. ये एक लीगल पर्सन है, ये एक लीगल बॉडी है जिसके ऊपर कोई ना कोई लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही.
कंपनी के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है वो लॉ है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले जो लॉ एप्लीकेबल था वो था कंपनीज एक्ट 1956। बट अब एक्ट अमेंड हो चुका है, एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो चुका है सारी ही कॉर्पोरेट्स के ऊपर, सारी ही कंपनीज के ऊपर। तो जो भी उस लॉ में लिखा गया है वो कंपनी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है। अच्छा, एक्ट के साथ साथ कंपनी को जो गवर्न करती है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो जैसे हम कहते हैं ना कि पार्टनरशिप फर्म है तो आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, वैसे ही कंपनी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एमसीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम टू टाइम आते रहते हैं जो कि हर कॉर्पोरेट को फुलफिल करना है, क्योंकि उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन हर कंपनी को फॉलो करने हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट मीन्स एमसीए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एमसीए ने एक्ट के साथ साथ कुछ रूल्स भी निकाले हैं। वो रूल्स एक बार उन्होंने निकाला 2014 में, विच इज रिलेटेड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। 2014 में एक रूल ये आया कि वो जो एमसीए ने इशू किया कि भाई एक्ट में तो लिखा है कि आप कर सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, आपकी जो लीगल जो लॉ बुक है उसमें लिखा है कि आप हर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अच्छा, एक्ट में एक चीज ये लिखी है कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? आपको हमेशा अगर डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट का हिस्सा अगर शेयर होल्डर को देना है, तो आप उसे बांटोगे जनरल रिजर्व से। इसका मतलब अगर आपकी रिजर्व्स में पैसा है तो आप उसे बांट सकते हो डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट का हिस्सा पीएनएल अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पहले तो आपको उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व्स में, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में। उसके बाद ही आप डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो शेयर होल्डर को, क्योंकि जो डिविडेंड पे होगा वो रिजर्व्स में से पे होगा, जनरल रिजर्व से पे होगा। गॉट इट? ओके, ये तो हमने एक्ट की बात करी। अभी जस्ट मैंने मेंशन किया था रूल्स का, तो एमसीए ने एक रूल निकाला था इन 2014 में, विच इज रिलेटेड टू डिविडेंड का पेमेंट। अब अगेन रूल जो हमारी अथॉरिटी, जो लीगल अथॉरिटी जो बॉडी है, उन्होंने रूल में मेंशन किया है तो ऑब्वियसली हर कंपनी को वो फॉलो करना ही है। अलॉन्ग विद द एक्ट हमें जितने भी एमसीए के या कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंपनीज को फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो सभी रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, उस रूल में मेंशन क्लियरली किया गया है कि वो रूल जो है वो रिलेटेड है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड से। और उस रूल में ये लिखा गया है कि आप डिविडेंड को तभी पे कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेस प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में से आप सबसे पहले सेट ऑफ करो प्रीवियस ईयर के लॉसेस को, और अगर कुछ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वो। ओके, तो रूल में ये लिखा हुआ है कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे लॉसेस पहले सेट ऑफ कर देने हैं। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर कुछ बच रहा है तो वो भी सेट ऑफ कर देने हैं। इसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच रहा है तो आप उसे पहले जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर कीजिए, और जनरल रिजर्व्स में अगर मतलब आप ट्रांसफर करते हैं तो उसमें से आप डिविडेंड डेफिनेटली बांट सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, पहले तो हम इस रूल को समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 33 से। प्लीज रिफर पेज नंबर 33 ऑफ योर बुक, न्यू बुक, chapter number 2, page number 33. Whenever you are watching my lecture,
do refer the concerned page number which I am mentioning in my lecture. Okay? Okay. पहले हम रूल समझ लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। रूल में ये बताया गया है कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर आप तभी कर सकते हो, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर तभी कर सकती है जब वो प्रॉफिट में से पुराने सालों के कुछ भी लॉसेस अगर है तो उसे वो सेट ऑफ करती है, और अगर कुछ अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसे भी वो सेट ऑफ कर देती है। अगर इसके बाद भी एक्सेस प्रॉफिट बच रहा है तो ही आप उसे रिजर्व में ट्रांसफर करके डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसे हम डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 19-20 में कंपनी को प्रॉफिट होता है, और कंपनी को प्रॉफिट होता है से सपोज 50 लाख रुपीस का, लेकिन प्रीवियस ईयर 18-19 में कंपनी को लॉस था। कंपनी को क्या था? लॉस था, और वो लॉस था 20 लाख रुपीस का। से सपोज 17-18 में भी कंपनी को लॉस था, और वो लॉस था 10 लाख रुपीस का। ओके, मतलब पिछले कुछ सालों में कंपनी को लॉसेस हुए हैं। अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, लॉसेस हुए हैं। सबसे पहले जब इस साल अगर आपको 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है तो आपको उन लॉसेस की भरपाई करनी है। मतलब ये जो लॉसेस प्रीवियस ईयर में हुए हैं उन्हें आप पहले सेट ऑफ कर दीजिए, उसे आप पहले खत्म कर दीजिए। अगर आपका इस साल प्रॉफिट 50 लाख है और पिछले साल लॉस था 20 लाख, उससे पिछले साल 10 लाख था, तो आपका टोटल लॉस जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ है, जो अब तक एब्जॉर्ब पूरा तरह से नहीं हो पाया है, वो है 30 लाख रुपीस का। तो इस साल एक्चुअली में आपका प्रॉफिट है 20 लाख रुपए, क्योंकि मैंने 50 लाख में से वो अनअब्सॉर्ब लॉसेस को या जो सेट ऑफ नहीं हुए थे, जो पिछले सालों में लॉसेस हुए थे, उसे मैंने माइनस कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उन लॉसेस की भरपाई भी तो करनी है। तो एक्चुअली आपको इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है ओनली 20 लाख रुपीस का, क्योंकि मैंने 50 लाख में से 30 लाख रुपए 2 साल के लॉसेस के माइनस कर दिए हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉसेस प्रीवियस ईयर के मेरे अनअब्सॉर्ब्ड रह गए थे या जिसे मैं सेट ऑफ नहीं कर पाई थी, तो उसे मैं अब सेट ऑफ करूंगी। अब भी अगर प्रॉफिट बच रहा है तो यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड। ओके, एक और चीज है जिसे आपको सेट ऑफ करनी है डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले, और वो चीज है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो आप सबको मालूम है। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी उसका अकाउंटिंग कर चुके हैं, राइट? हमने फिक्स्ड शेड्यूल बनाया है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हम कर चुके हैं। हमें इसका मीनिंग पता है, कॉन्सेप्ट भी पता है। नाउ डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब्ड रहने का मतलब क्या होता है? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट का स्टेटस है वो ये आ रहा है कि वो लॉस में चला गया है। इसका मतलब आपको लॉस आ रहा है, आपके पूरी तरह से एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं, या आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और आपका प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। डेप्रिसिएशन अभी भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया है और उससे पहले ही आपका क्या आ गया है? लॉस आ गया है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रॉफिट में से कौन सा एक्सपेंस माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पिछले साल और उसके पिछले साल में लॉस आया था तो मेरा डेप्रिसिएशन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है,
तो इस साल पहले मैं वो पिछले सालों का डेप्रिसिएशन भी एब्जॉर्ब करूंगी और इस साल जो डेप्रिसिएशन लगना था फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर वो भी एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब प्रॉपर बुक्स में से सबसे पहले प्रॉफिट में से हम पिछले सालों के लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे, पहले हम डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करेंगे, पिछले सालों के कुछ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसे हम सेट ऑफ करेंगे। ये सब सेट ऑफ करने के बाद अगर प्रॉफिट बच रहा है तो ही वी कैन ट्रांसफर इट टू द जनरल रिजर्व एंड देन वी कैन डिक्लेयर द डिविडेंड। अगर इस साल आपको प्रॉफिट आ रहा है बट पिछले साल आपको लॉसेस थे, कुछ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो सब सेट ऑफ करने के बाद आपके पास प्रॉफिट नहीं बच रहा है, आपके पास लॉस बच रहा है या आपके पास नील प्रॉफिट बच रहा है, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले कुछ सालों में या इस सालों में कुछ एक्सपेंसेस या कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिसे आप अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, जिससे आपका प्रॉफिट होने वाला है कम। आप सबसे पहले ऐसे एक्सपेंसेस लॉसेस को रिकॉर्ड कीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए, सारे पुराने पिछले अभी करंट ईयर प्रीवियस ईयर जितने भी लॉसेस है उसे सबको सेट ऑफ कर दीजिए, रियल प्रॉफिट निकालिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए करंट ईयर का। अगर बच रहा है तो ही यू हैव अथॉरिटी टू डिक्लेयर द डिविडेंड, अदरवाइज नॉट। आपका डिविडेंड डिक्लेरेशन इनवैलिड हो जाएगा थ्रू MCA, थ्रू ROC। गॉट इट? ये डिसीजन पर MCA आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपके ऊपर पेनल चार्जेस लग सकते हैं, कंपनी को पेनल्टी चार्जेस पे किए जा सकते हैं। इनफैक्ट डिविडेंड डिक्लेरेशन का जो डिसीजन है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा। ओके, इसका मतलब हमें समझ में आया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से ही कर सकते हैं। ऐसे रिजर्व्स जो हमारे पास सरप्लस है, जो सारी लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद अगर हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स बच रहा है, फ्री रिजर्व्स जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ भी सेट ऑफ करने का उसके ऊपर बाकी नहीं है, ऐसे ही रिजर्व्स में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं या आपके पास फ्री रिजर्व्स नहीं है, उसके बाद भी अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो ये लॉ में प्रोहिबिटेड है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, प्लीज रिफर पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक वेयर 2 types of dividend are given. First is interim dividend. Now what is interim dividend? Dividend declared between 2 annual general meeting or middle of the year is interim dividend. Next आपको दिया है final dividend. We will discuss upon it. Final dividend क्या होता है? Dividend declared at the annual general meeting of the shareholder on the recommendation of the director is the final dividend. Okay, ये 2 तरह के जो डिविडेंड दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो डिविडेंड का नाम दिया गया है इंटरिम डिविडेंड, दूसरे डिविडेंड का नाम दिया गया है फाइनल डिविडेंड। ओके, ये 2 टर्म्स हमें क्यों दी हुई है, ये समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है। एक्चुअली जब डिविडेंड के बारे में हम डिक्लेरेशन के बारे में हम डिसीजन लेना चाहें तो डिसीजन कंपनी में लेता कौन है? डिसीजन कंपनी में लेते हैं ओनर्स ही। जो ओनर होगा वही डिसीजन लेगा। ओनर्स ही डिसीजन लेते हैं डिविडेंड पे करने का। और ओनर कौन है?
शेयर होल्डर्स। इसका मतलब शेयर होल्डर ही डिसीजन लेंगे कि डिविडेंड पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे कब? शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे उनकी मीटिंग में, व्हेन डिसीजन प्रपोज डिसीजन डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड हमें पे करना चाहिए कि नहीं पे करना चाहिए, ये शेयर होल्डर के सामने प्रपोजल रखा जाएगा और वो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, वोटिंग करेंगे कि ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और शेयर होल्डर की साल में एक बार मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में ही शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने मेजॉरिटी में डिसाइड कर लिया कि डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए, फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है, सारे लॉसेस सेट ऑफ हो चुके हैं, देयर इज नो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो दे कैन डिक्लेयर द डिविडेंड और डिविडेंड पे हो जाएगा। बट एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में एक बार। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर द मोस्टली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जब वो ये देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद, किसी भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, इमीडिएटली जरूरी नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट किया जाए। देयर वुड बी गैप in between the financial decisions and the financial statement preparations and the financial position का पता चलने के बाद के बीच में और एनुअल जनरल की मीटिंग के बीच में देयर कुड बी डिफरेंस। काफी लंबा समय, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का गैप हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले डिसाइड कर सकते हैं कि क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करके रखते हैं, मतलब प्रपोज करके रखते हैं। और ऐसे डिविडेंड को कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। इसलिए इंटरिम डिविडेंड की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर होने वाला डिविडेंड इज द इंटरिम डिविडेंड। बट वो फाइनल डिविडेंड तब ही होगा, उसके ऊपर डिसीजन फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट तब ही होगा जब वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा डिस्कस किया जाएगा एंड अप्रूव किया जाएगा। ओनली देन इंटरिम डिविडेंड विल बी द फाइनल डिविडेंड। और अगर शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं तो ही वो पे होगा, डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम जो बात कर रहे हैं डिविडेंड पेमेंट एंड डिक्लेरेशन से रिलेटेड, वो हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग पार्ट से रिलेटेड। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा या पे होगा तो उसका ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से किया जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अकाउंटेंट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रिपरेशन और किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने लीगल मैटर डिस्कस किया, जो लॉ में लिखा है, मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, एक्ट में क्या लिखे हुए हैं, रूल्स में क्या लिखे हुए हैं रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो अभी तक हमने डिस्कस किया। अब एक बार जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा या प्रपोज किया जाएगा तब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देंगे, पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक, प्लीज रिफर पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक, जहां पर दिया गया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। When the company closes its financial statement for the year, the board of directors recommend the dividend. The recommended is just a suggestion from board of directors side, which requires an approval from the shareholders to become payable. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट कौन है कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एनुअल जनरल मीटिंग तो शेयर होल्डर की होगी लेकिन वो साल में एक बार होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन डिसाइड या प्रपोज कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड पे करना चाहिए शेयर होल्डर को, लेकिन वो पेएबल तब तक नहीं होगा जब तक उसे शेयर होल्डर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं कर देते।
till the time it is approval or declared by the shareholder, the dividend does not become a liability to the company. But once the dividend is declared by the shareholders, it becomes liability and has to be paid within 30 days from the declaration. जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था तो वो तो सिर्फ प्रपोजल था, वो इंटरिम डिविडेंड था, वो फाइनल डिविडेंड नहीं था। लेकिन जैसे ही शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में उसे अप्रूव कर देंगे और उसे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, वैसे ही कंपनी की ये लायबिलिटी हो जाएगी कि अब कंपनी को ये पे करना ही है और ये पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का पेमेंट हो जाना चाहिए। ये 30 डेज का टाइम फ्रेम कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में मेंशन कर रखा है। अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड द फॉलोइंग एंट्री टू बी पास्ड। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब आपको एंट्री क्या करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री रिजर्व्स में से आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो फ्री रिजर्व्स में से जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब आप एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। दैट मीन्स डिविडेंड पेएबल अकाउंट विल बी शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। क्यों शो होगा, बिकॉज डिविडेंड पे करना बाकी है ना, अभी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, शेयर होल्डर्स को आपको पे करना बाकी है, तो जनरल रिजर्व्स को जब आप क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इससे पहले एंट्री क्या होगी, इससे पहले होगी एंट्री जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट का हिस्सा आपको रिजर्व्स में डालना है। मतलब जनरल रिजर्व से ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, तो प्रॉफिट का हिस्सा आपको रिजर्व्स में डालना है। तो जब आप रिजर्व्स में पैसा डालेंगे तब आप एंट्री क्या करेंगे, P&L का बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर करना है आप, जनरल रिजर्व में। उस समय एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। P&L अकाउंट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि P&L अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, और रिजर्व्स क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ रहा है, और रिजर्व्स का नेचर क्रेडिट नेचर का होता है। जब भी रिजर्व्स क्रिएट होगा, इंक्रीज होगा, तो वो क्रेडिट होगा। ये एंट्री पहली एंट्री होगी। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे तब आप एंट्री क्या करेंगे, रिजर्व्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व्स को और क्रेडिट करेंगे डिविडेंड पेएबल को। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रिजर्व्स का बैलेंस कम हो जाएगा, रिजर्व्स का बैलेंस कम हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और डिविडेंड पेएबल अकाउंट एक ओपन हो जाएगा, और डिविडेंड पेएबल जाएगा करंट लायबिलिटी में। और जैसे ही लायबिलिटी क्रिएट होती है, ओपन होती है, तो वो क्रेडिट होती है, वैसे ही डिविडेंड पेएबल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होकर ओपन हो जाएगा, और ये अभी भी आपको पे करना बाकी है क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को आप पे करेंगे। जब भी आप शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड पे कर देंगे 30 दिन के अंदर अंदर, तब आप एंट्री करेंगे डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये होगी आपकी डिविडेंड को पे करने की एंट्री। आप देखेंगे सेम बुक में, सेम पेज पर, बुक के पेज नंबर 34 पर ही आपको एक क्वेश्चन मेंशन्ड है विच इज अ सॉल्व क्वेश्चन। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एंट्रीज इन मोर बेटर वे। The Board of Directors of A Limited proposed dividend of ₹10 lakh on 31st March 2019। अभी तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है। 31 मार्च 2019 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को सिर्फ और सिर्फ प्रपोज किया है, ये फाइनल डिक्लेरेशन नहीं है। मतलब अब तक कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। तो इस प्रपोजल के टाइम पर, मतलब 31 मार्च 2019 को आप सिर्फ प्रपोज करने की कोई एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज सिर्फ प्रपोज करने से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो जाती। आप यहाँ पर वो एंट्री नहीं कर सकते रिजर्व्स टू डिविडेंड पेएबल, बिकॉज डिविडेंड पेएबल जैसे ही अगर आपने ओपन कर दिया या एंट्री कर दी, मतलब आपका लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा और आपको डिविडेंड फाइनल, मतलब आप डिविडेंड पेएबल में डाल रहे हो, लेकिन ये तो सिर्फ अभी प्रपोज्ड है, अभी तो शेयर होल्डर्स से इसका अप्रूवल आना बाकी है, तो प्रपोजल की एंट्री नहीं होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिर्फ प्रपोज करने मात्र से कुछ नहीं होता है, अप्रूवल डिसीजन लिया जाता है शेयर होल्डर की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में। ओके, while finalizing the financial statement for the year 1819, AGM was held on 14 अगस्त 2019। एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई, 14 अगस्त 2019 को हुई।
in which the dividend was declared and the dividend was paid to the shareholder on 20th August 2019। मतलब 14 अगस्त को सारे शेयर होल्डर ने सहमति दी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम आपकी बात से सहमत हैं और आप जो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं इससे हम अप्रूवल देते हैं और हम अब इसे फाइनली डिक्लेयर करते हैं। तो 14 अगस्त को एंट्री होगी जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल। इससे पहले एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। तो सबसे पहले एंट्री एक्चुअली होगी रिजर्व्स में पैसा डालने की। तो P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और आप डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहे हैं 10 लाख रुपए का, तो रिजर्व्स में आप 10 लाख रुपए डाल दीजिए। जब आप डिविडेंड पेएबल अकाउंट 14 अगस्त को एंट्री करेंगे, वापस 14 अगस्त को एक और एंट्री होगी, उस टाइम पर आप एंट्री क्या करेंगे जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, और वो भी कितने से करेंगे 10 लाख से। तो देखिए मैंने 14 अगस्त को 2 एंट्री करी। पहली बात तो पहली एंट्री मैंने करी P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स, क्योंकि मैंने रिजर्व्स क्रिएट किया 10 लाख रुपए से। दूसरी एंट्री मैंने करी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल 10 लाख रुपए से। तीसरी एंट्री करूंगी मैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त को एक्चुअली में इसका पेमेंट हो रहा है, तब बैंक से पैसा शेयर होल्डर के पास एज ए डिविडेंड जाने वाला है। तब 20 अगस्त को एंट्री क्या होगी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से आपका रिजर्व्स अकाउंट क्लोज हुआ और डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्लोज हुआ। मतलब आपने यहाँ पर 3 एंट्री करी। पहली आपने करी रिजर्व्स में पैसा डालने की, दूसरी आपने करी डिविडेंड पेएबल क्रिएट करने की, तो रिजर्व्स टू डिविडेंड पेएबल किया। तीसरी आपने करी डिविडेंड पे करने की, तो आपने एंट्री करी डिविडेंड पेएबल टू बैंक अकाउंट। इस तरह से आप प्रॉपरली इन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और पे कर रही है, उसका एक स्टैट्यूटरी या लीगल कमिटमेंट रहता है। डिविडेंड पे करने के लिए उससे एक टैक्स भी पे करना पड़ेगा और उस टैक्स का नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो टैक्स पे किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, उसे हम कहेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। प्लीज रेफर पेज नंबर 35 ऑफ योर बुक, जहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में बताया गया है। एनी डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी विच इज डिक्लेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, एट द रेट ऑफ 15% ऑन द ग्रॉस्ड up amount of dividend, and therefore the effective rate of dividend is 17.65% on the amount of dividend। मतलब डिविडेंड के अमाउंट के ऊपर आपको 17.65% से पहले टैक्स पे करना है, और वो टैक्स पे करना है आपको डिक्लेयर करने या पे करने विच एवर इज अर्लियर के 14 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स आपको पे करना है। The company would be liable to pay by way of interest। अगर ये 14 दिन के अंदर अंदर टैक्स पे नहीं किया जाता है तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मतलब इस टैक्स के अमाउंट, टैक्स तो आपको पे करना ही है DDT टैक्स, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और जिसका रेट है 1% फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑन विच डिविडेंड वॉज पेएबल टिल द टाइम ऑन विच सच DDT is actually paid to the government। मतलब जब से आपको डिविडेंड पे करना चाहिए था उस दिन से लेकर तो आपके एक्चुअल पेमेंट करने तक की डेट तक 1% इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट एग्जाम्पल में अभी हम देख रहे थे कि कंपनी को 10 लाख रुपए का डिविडेंड पे करना था और रेट ऑफ DDT क्या है आपका 17.65%। तो 10 लाख रुपए के ऊपर आप 17.65% से जब आप लगाएंगे तो आपका जो DDT आ रहा है, मतलब जो टैक्स आ रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो आएगा 1,76,500। अब टैक्स पे करेंगे तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल। ये आप ड्यू कर रहे हैं कि आपको ये पे करना बाकी है,
आपने 14 अगस्त को एग्जाम्पल में जो दिया है 14 अगस्त को आपने डिविडेंड जो है वो फाइनल डिक्लेयर किया है, एनुअल जनरल मीटिंग क्योंकि 14 अगस्त को ही है, तो जिस दिन डिक्लेयर किया उसी दिन आपकी डीडीटी की लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई है क्योंकि ये तो आपको पे करना ही है। तो उस दिन एंट्री होगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल अकाउंट। ओके ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब जब आप ओपन करेंगे तो इसे आप डालेंगे कौन से हेड में, इसे आप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, बिकॉज ये आपके लिए टैक्स है। ओके, क्रेडिट आप करेंगे डीडीटी पेएबल, क्योंकि ये पेएबल है, पे करना बाकी है, दिस इज योर करंट लायबिलिटी। तो जब आप क्रेडिट करेंगे डीडीटी पेएबल तो उसे आप डालेंगे करंट लायबिलिटी के हेड में, और ये एंट्री आप करेंगे 1,76,500 से मैंने 10 लाख रुपए के ऊपर 17.65% अप्लाई किया है, जो कि एक स्टैंडर्ड डीडीटी का रेट है जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है। जब आप ये पे कर देंगे, से सपोज मान लीजिए कि आपने इसका पेमेंट किया है 21 तारीख को, 20 तारीख को आपने डिविडेंड का पेमेंट किया, 21 तारीख को आपने टैक्स का पेमेंट किया, तो 21 अगस्त को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेएबल टू बैंक अकाउंट। इस तरह से आप टैक्स का पेमेंट भी करेंगे और उसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इस सेशन में आज हमने समझा कि रिजर्व्स और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्रिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। डिविडेंड पे करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, मतलब लीगल प्रोविजन कौन कौन से हैं जिनका किसी भी कंपनी को ध्यान रखना है। एज एन अकाउंटेंट आपको ये सारे प्रोविजंस पता होना चाहिए। प्रोविजंस पता होने के बाद उन्हें अप्लाई भी करना है। इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना आना चाहिए। तो डिविडेंड से रिलेटेड आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे करनी है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो हमने देखा। डिविडेंड से रिलेटेड हमने ये देखा कि उससे रिलेटेड कोई स्टैट्यूटरी और पेमेंट है विच इज कॉल्ड एज टैक्स। टैक्स हमेशा कोई भी टैक्स हो, इट इज अ स्टैट्यूटरी पेमेंट। स्टैट्यूटरी पेमेंट मीन्स लीगल पेमेंट जो आपको पे करना ही है। अगर वो भी पे करना है तो कितना पे करना है, कैसे पे करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो भी हमने देख लिया। So these were some important concepts related to the accounting treatment for the dividend declaration and payment.